और मुकेश, कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है। अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या है। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा, तेरा टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तू बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग। और क्या है? तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है। क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अबे साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस? आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है। हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस। जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है। 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद आके खोल। प्रमोद, होश में आ। खून, सांप को मार दिया। खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा। इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं। ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें। अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहाँ गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहाँ तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था, तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा। लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम। जो होगा बोलने से होगा। बोलिए।
सर मैं क्लब 59 में अपनी गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर, विक्रम सच बोल रहा है। वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर, लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था। कामिनी जी, इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने फोन कट कर दिया। सर, विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस, प्लीज प्लीज लाओ, इधर लाओ, दिखाओ। तो खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर, फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना वानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए, ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए, चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तुम? तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर, मुझे बचा लीजिए। जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा, पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा, तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने।
तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया, ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना। रात के तकरीबन 2 बजे थे। संजय अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर नरेंद्र का कॉल आता है। संजय, संजय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। संजय, मुझे अभी सेंटर 1 के पास आकर मिलो, और वो बैग। इतना कहते ही कॉल कट हो गया। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना मोबाइल लिया और सेंटर 1 के लिए निकल गया। संजय बहुत देर तक वहां नरेंद्र का इंतजार करता रहा। बहुत देर इंतजार करने के बाद नरेंद्र वहां नहीं आया। संजय ने कॉल ट्राई किया पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये नरेंद्र भी ना खुद चैन से रहता है, ना मुझे रहने देता है। अगले दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? आप संजय बात कर रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। आप जल्द से जल्द नरेंद्र के घर आ जाइए। क्यों सर, क्या हो गया? और नरेंद्र कहाँ है? तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस नरेंद्र के घर आ जाओ। संजय बिना वक्त गवाए नरेंद्र के घर पहुंचा। अपने सामने नरेंद्र की लाश देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नरेंद्र की लाश पड़ी थी। मिस्टर संजय, क्या आप नरेंद्र के दोस्त हैं? जी हाँ, पर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि नरेंद्र ने आपको कॉल क्यों किया था? लास्ट कॉल आप ही का है। संजय ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। उसके बाद नरेंद्र की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर राठौर इस केस की पूरी छानबीन कर रहे थे। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सीधे संजय के पास गया। कुछ देर उससे बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर वहां से निकल गए। आपको क्या लगता है सर, किसने किया होगा नरेंद्र का खून और क्यों? खूनी बहुत शातिर है सर, ना घर में कोई तोड़ फोड़ और ना ही चोरी। कामिनी, ये केस ऊपर से जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसी कोई तो कड़ी है जो हमारी नजर से छूट रही है। क्या सर? एक बात तो साफ है कामिनी, खूनी सिर्फ खून करने के लिए वहां नहीं आया था। जरूर उसे कुछ ना कुछ चाहिए था। इंस्पेक्टर राठौर ने नरेंद्र की कॉल हिस्ट्री निकाली। उसके पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड चेक किया। वो कहां गया था, कौन से रेस्टोरेंट पे रुका था, किससे मिला था। सर, ऐसा तो नहीं कि संजय ने ही नरेंद्र का खून किया हो और हमें गुमराह करने के लिए कोई कहानी बता रहा हो? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है कामिनी, लेकिन कानून सबूत मांगता है और हमें खूनी को सबूत के साथ पकड़ना होगा। एक रेस्टोरेंट से बाहर आते वक्त वो एक अनजान इंसान से टकराया। वो सॉरी बोलकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राठौर के हाथ केस से जुड़ा कोई सबूत नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर
नरेंद्र के घर गए। नरेंद्र के कमरे में दोनों जैसे ही गए तो संजय वहां पहले से ही मौजूद था। उन्हें वहां देख संजय घबरा गया। क्या बात है मिस्टर संजय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है हमसे ज्यादा तो आप इस केस में इंटरेस्टेड हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है, आप ही बताइए। संजय ने बताया कि उसने नरेंद्र का खून होने से पहले उसे 2 लाख रुपए दिए थे। उसे लगा कि वो पैसे उसने घर में ही कहीं रखे होंगे, इसीलिए वो ढूंढने के लिए वहां आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को वार्न किया कि वो नरेंद्र के घर के आसपास नहीं आएगा और जब तक केस खत्म नहीं होता वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी कामिनी का कॉल आता है। हाँ बोलो कामिनी। सर, आप कहाँ हो? केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हाँ कामिनी, इन्फॉर्मेशन तो मिली है। नरेंद्र ने अपने घर में कोई बहुत कीमती चीज छुपा रखी है। हम कल सुबह ही वहां जाएंगे और चेक करेंगे। आज रात को एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। ओके कामिनी। ओके सर। इंस्पेक्टर राठौर वहां से चले गए। उस रात को तकरीबन 1 बजे एक आदमी नरेंद्र के घर में घुसा। उसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, मुंह ढका हुआ था। वो नरेंद्र के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, तभी लाइट जली। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी भी वहीं थे। उस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर कामिनी ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम सुंदर है और वो एक छोटा मोटा गुंडा है। चोरी करना, किडनैप करना, किसी को धमकी देना, यही सारे काम वो करता है। तभी उसके मोबाइल पर बिल्लू का कॉल आया। फोन उठा और अपने साथी को बोल कि तुझे डायमंड मिल गया है और उसे सेंटर 1 के पास आकर मिलने को बोल। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा इंस्पेक्टर राठौर ने कहा था। थोड़ी देर बाद बिल्लू वहां पहुंच गया। वो सुंदर के पास गया। तू पागल हो गया है क्या सुंदर? यहां क्यों बुलाया है मुझे? और डायमंड कहां है? तभी छुप कर बैठे कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर सामने आए और बिल्लू को पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है बिल्लू साहब? अभी तो आपकी ससुराल में खातिरदारी बाकी है। अब चलें। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को थाने में बुलाया। आइए आइए संजय साहब, कैसे हैं आप? हाल चाल ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नरेंद्र के खूनी के बारे में कुछ पता चला क्या? सब पता चल जाएगा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। संजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने नरेंद्र खड़ा था और वो भी जिंदा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस बात का पता कैसे चला कि नरेंद्र जिंदा है? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब वो छानबीन करने के लिए रेस्टोरेंट गए थे, तब एक आदमी उनसे टकराया था। वो सुंदर ही था। उसके हाथ में एक कीमती ब्रेसलेट था। ये वही ब्रेसलेट था जो उस दिन उन्होंने नरेंद्र के घर उसकी तस्वीर में देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं थे। लेकिन उसके अगले दिन जब वो चाय पीने के लिए दुकान पर गए, तब ये सुंदर चुपके से उन पर नजर रख रहा था। उनका शक तब यकीन में बदल गया, इसीलिए उन्होंने कीमती सामान नरेंद्र के घर होने की बात की ताकि ये वहां जाए और वो उसे पकड़ ले। और हुआ भी वैसा ही। ये वहां आया और पकड़ा गया। वाह सर, क्या बात है। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई। नरेंद्र की डेथ हो गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, हम खुद इस केस को हैंडल कर रहे थे, तो नरेंद्र जिंदा कैसे है? और अगर नरेंद्र जिंदा है तो वो लाश किसकी थी सर? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है कामिनी। जब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर संजय के घर गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में नरेंद्र की बॉडी में शराब पाई गई है और संजय ने मुझे बताया था कि नरेंद्र शराब नहीं पीता था। कल इन दोनों को पकड़ने के बाद जब मैंने इस ब्रेसलेट के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि यह ब्रेसलेट नरेंद्र का नहीं बल्कि वीरेंद्र का है। ये वीरेंद्र कौन है सर? नरेंद्र और वीरेंद्र सगे भाई हैं। नरेंद्र और वीरेंद्र वीर प्रताप के बेटे हैं। वीर प्रताप ने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद बराबर बांट कर दी थी।
और दोनों को एक जैसा ब्रेसलेट भी दिया था। लेकिन जो डायमंड बहुत ज्यादा कीमती था वो वाला ब्रेसलेट नरेंद्र को दिया था, क्योंकि वीरेंद्र को शराब पीने की आदत थी और इस बात से उसके पिता नाराज थे। अपने पिता की मौत के बाद वीरेंद्र हमेशा नरेंद्र को डायमंड को लेकर धमकाता। उस रात जब नरेंद्र ने संजय को कॉल किया तब नरेंद्र डायमंड की जिम्मेदारी संजय को देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वीरेंद्र इन दो गुंडों के साथ नरेंद्र के घर गया। नरेंद्र और वीरेंद्र के बीच वहां हाथापाई हुई। बिल्लू ने नरेंद्र के सिर पर वार करना चाहा, लेकिन गलती से वीरेंद्र को चोट आई। सर से ज्यादा खून बहने के कारण वीरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र को किडनैप करके रखा। जब वीरेंद्र की मौत हो गई तो बिल्लू ने उसके हाथ से ब्रेसलेट चुरा लिया और यहीं उसने गलती कर दी। वाह सर, क्या बात है! आपने तो घास में सुई ढूंढने के बराबर अपने खूनी को पकड़ा है। आपका जवाब नहीं सर, कमाल कर दिया। अपना तो बस ऐसा ही है। अंजलि, अंजलि, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? सर, मैंने अपनी पत्नी अंजलि का खून कर दिया है। क्या? पर क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को? सर, मैं नशे में था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए गन उठाई थी। पता नहीं गोली कब चल गई सर। अच्छा, ठीक है, चलो। सर, इसी रूम में मैंने अपनी पत्नी को गोली मारी थी। राजन जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बट सर, मैंने अंजलि को यहीं पर गोली मारी थी। राजन जी, ना तो यहाँ पर आपकी पत्नी की बॉडी है और ना ही फर्श पर खून। सर, ये कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी अंजलि की लाश यहीं पड़ी देखी थी। आप चाहे तो गन चेक कर सकते हैं। सर, राजन सच कह रहा है, इसमें एक गोली कम है। ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ। खून के निशान तो हैं, पर लाश यहां से कौन ले जाएगा और किस लिए? हेलो, क्या? सर, वर्सोवा नदी के पास अभी एक औरत की लाश मिली है। अंजलि? सर, ये मेरी पत्नी अंजलि है। अंजलि! राजन जी, आप बॉडी से दूर रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज। राजन जी, आपकी पत्नी की बॉडी में कहीं भी गोली लगने के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद गोली मारी थी सर। सर, मुझे ये झुमका मिला है। ये झुमका? ये झुमका तो अंजलि की छोटी बहन निधि का है। इसे हमने गिफ्ट किया था निधि के बर्थडे पर। क्या अंजलि और निधि के बीच में कोई झगड़ा था? सर, निधि प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर अंजलि से लड़ती थी। कभी कभी तो नौबत हाथापाई पर भी आ जाती थी। प्रॉपर्टी का क्या मसला था? प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था। अंजलि खुद चाहती थी कि प्रॉपर्टी निधि के नाम हो जाए, लेकिन उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। इसलिए अंजलि ने उसे कहा था कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे ड्रग्स छोड़नी पड़ेगी। ये निधि कहाँ है? निधि ज्यादातर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही रहती है। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और हम चलते हैं निधि के पास। सर, सुसाइड नोट। मैंने अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए
अपनी बड़ी बहन अंजलि को मार दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी छोटी बहन निधि आपके पास आ रही है। सर, निधि खूनी थी और अब वो नहीं रही। इसका मतलब सर, केस खत्म। कामिनी, जब तक दोनों बॉडी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती ये केस खत्म नहीं होगा। और हाँ, दोनों घर के आसपास के सीसीटीवी अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, अंजलि की बॉडी पर एक बाल मिला है। ठीक है, तुम एक काम करो, निधि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक टीम को बोलो कि अंजलि की बॉडी से जो बाल मिला है उसे निधि के डीएनए से मैच करके देखे कि वो निधि के बाल तो नहीं। और इस घर को पूरी तरह सील करके छानबीन करो और देखो कि निधि की हैंडराइटिंग वाली कोई और नोटबुक मिलती है क्या। सर, एक डायरी मिली है। दोनों की हैंडराइटिंग एकदम सेम टू सेम है। तो सर, इसका मतलब निधि को सच में अपनी बहन को मारने का पछतावा था। हो सकता है। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, लेकिन उसके सर पर एक चोट का निशान भी नहीं है। उसे किसी भारी चीज से मारा गया था, लेकिन ऐसी कोई भी भारी चीज हमें अभी तक नहीं मिली है। कोई नहीं, खूनी का पता तो चल गया। निधि जिंदा होती तो बता देती वो भारी चीज है कहाँ, लेकिन वो तो। सर, अंजलि की बॉडी पर जो बाल मिला था वो निधि के डीएनए से मैच नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब खूनी कोई और है? जी सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अंजलि और निधि के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज को जब मैंने देखा तो एक रेड कैप वाला इंसान नजर आ रहा है जो दोनों ही जगह पर कैप से आया है। राजन जी, पूरी तरह छानबीन करने के बाद हमें यही पता चला कि निधि ने पहले अपनी बहन को मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसे नदी में फेंक दिया, जिससे पानी में डूबने से अंजलि की मौत हो गई। एक लाइन में कहें तो निधि ने ही अंजलि का खून किया और फिर पछतावा करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। अब जो भी हो, मेरी अंजलि तो नहीं आ सकती ना। राजन जी, खुद को संभालिए। समझ नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालूं। मुझे संभालने वाली तो अब रही नहीं। सर, आपने डीएनए रिपोर्ट की बात राजन से क्यों छुपाई? छुपाई नहीं कामिनी, जानबूझकर नहीं बताया ताकि हमें जाल बिछाने का वक्त मिल सके। सर, आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर, अब आगे क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, कैब कंपनी, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। कोला कैब कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कैब कंपनीज आज के लिए बंद कर दीजिए और कमल रोड मैंगो विला के लिए जो भी कोला कैब जाए उसकी डिटेल मुझे तुरंत चाहिए। राजन जी, कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जब से मेरी अंजलि मुझे छोड़कर गई है तब से घर मुझे काटने को दौड़ता है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग बताइए, यहाँ फिर से क्यों आए हैं? कुछ भूल गए क्या? हाँ, आप बता सकते हैं कि कत्ल वाले दिन अंजलि से कोई और भी मिलने आया था क्या? सर, अंजलि बहुत रिजर्व टाइप की थी, इसलिए घर पर उससे मिलने कभी कोई नहीं आता था। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को तो पता चल गया था ना कि अंजलि को निधि ने ही मारा था। हमें तो ये भी पता चला है राजन जी कि अंजलि की बॉडी में जो बाल मिला है वो निधि का नहीं है। मतलब ये अंजलि और निधि के कत्ल में किसी और का हाथ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब?
निधि ने खुद सुसाइड नोट में कबूल किया है कि उसी ने अंजलि को मारा है, तो फिर आप ये नई कहानी क्यों बना रहे हैं? कहानी है या हकीकत, वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सर, अंजलि और निधि के कत्ल वाले दिन जिस नंबर से कैब बुक हुई थी वो नंबर यही है। हेलो, ओके, ठीक है, ड्राइवर का नंबर भेज दीजिए जल्दी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहां भी हो उसका लाइव लोकेशन भेजो जल्दी, और जो भी तुम्हारी कैब में बैठकर जाने वाला है उसे धीरे धीरे ले जाकर उसकी जगह पर छोड़ देना। क्यों फोन करके बुलाया? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है अंजलि की बॉडी पर जो एक बाल मिला है वो निधि का नहीं तुम्हारा है। अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बहुत हो गया लुक्का छुपी करके, अब सच बोलने का समय आ गया है। ये बताओ, क्यों मारा तुमने अंजलि और निधि को? अब मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? मत भूलो कि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। फिर भी ज्यादा के लालच में तुमने अमीरजादी अंजलि को फंसाकर जो उससे शादी की है ना, अगर सोचो अंजलि को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम ब्लैकमेल कर रही हो? क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस हर महीने 5 लाख। राजन, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। इतना बड़ा धोखा। लेकिन अब मैं अपनी सारी जायदाद निधि के नाम कर दूंगी और तुम्हें तलाक देकर भिखारी बना दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ना। फिर महिमा ने अंजलि को नदी में ले जाकर फेंक दिया। हमने निधि पर दबाव डालकर उससे लेटर लिखवाया, उसे फंसाया ताकि जायदाद का कोई हकदार ना बचे, और सारी जायदाद तुम हड़प लो। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुम दोनों ने, लेकिन अफसोस प्लान फेल हो गया। अंजलि और निधि को जान से मारने के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि महिमा तो किसी भी कैब से आ सकती थी, तो वो कोला कैब से क्यों आई? क्योंकि कोला कैब को छोड़कर मैंने सारी कंपनीज को बंद कर दिया था, तो ऑप्शन में सिर्फ कोला कैब ही बचा। समझी? सर, आप तो कमाल है। अपना तो ऐसा ही है।